सभी का बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। आज हम लोग एक ऐसे कालखंड के बारे में बात करेंगे जिसके प्रभाव आप आज के टाइम में भी देख सकते हैं, फिर वो चाहे हमारी आर्किटेक्ट में वो प्रभाव दिखे, चाहे आपके खाने पीने में प्रभाव दिखे, या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस में वो प्रभाव दिखे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा कालखंड जो आपका 1200 एडी से स्टार्ट होता है और 1526 एडी तक आते आते समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्या विशेष था इस कालखंड में जिसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलता है? ऐसे कौन कौन से वॉरियर थे इस कालखंड में जिन्होंने अपनी बहादुरी के किस्सों की एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने आम व्यक्तियों के जीवन पर एक ऐसा प्रभाव डाला है कि लोग आज भी उनके किस्सों को, उनकी बहादुरी के किस्से को आज भी याद करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत सिंपली अगर हम लोग समझे तो 1200 एडी से लेकर 1526 का एक कालखंड है जिसके बीच में जिन रूलर ने राज किया उन्हें नाम दे दिया गया सल्तनत काल। लेकिन इसके बैकग्राउंड की मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताऊं तो फैक्ट ये है कि उस टाइम पर तुर्की से शासन चलता था। तुर्की में कौन बैठता था? वो था खलीफा। उसकी खलीफा किसको बोलते? खलीफा उस व्यक्ति को बोलते थे जिसको सीधे सीधे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और जो शरीयत के हिसाब से भगवान की जो किताब है, बुक है, उसके हिसाब से वो सारा का सारा शासन चलाता था। तो उस खलीफा के आदेश लेकर दिल्ली में जिन व्यक्तियों ने शासन किया उन्होंने खुद को राजा घोषित न कर एज ए सुल्तान के तौर पर शासन किया। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसलिए इसको सल्तनत काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजा ना होकर सुल्तान थे। सुल्तान किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? वो रिप्रेजेंटेटिव थे आपके खलीफा के, जो तुर्की में बैठा हुआ था। ठीक है, अब जो मेजर डायनेस्टी है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो थी आपकी स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी, जिसकी स्थापना की आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। इसके बाद आपकी एक डायनेस्टी आती है जिसकी स्थापना की खलजी डायनेस्टी को गयासुद्दीन खिलजी, इसे संस्थापक माना जाता है इसका, गयासुद्दीन खिलजी। थर्ड वन है आपकी तुगलक डायनेस्टी की जो स्थापना की वो गयासुद्दीन तुगलक ने की। फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक हुए, फिरोज तुगलक हुए, वो सारी चीजें। फोर्थ जो आपकी डायनेस्टी आती है वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद, ये तैमूर जो इंडिया ने जिसके ऊपर आक्रमण किया, तैमूर ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर वो वापस चला गया था। तो उन्हीं में से एक था सैयद डायनेस्टी जिसने चलाई। इसके बाद आपकी लास्ट डायनेस्टी आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी आपने नाम सुना होगा। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। इसके बाद सिकंदर लोधी, उस लास्ट में इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की जब टक्कर होती है आपकी बाबर के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में, तो इब्राहिम लोधी हार जाता है और इसी तरीके से भारत में जो ये कालखंड है ये समाप्त होता है और भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। अब देखिए, अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ताकि ये पूरी की पूरी तरीके से आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सके, आपके लिए मूल्यवान वस्तु के तौर पर आप इसका यूज कर सको। तो पहली बात कि मोहम्मद गोरी था कौन? ठीक है ना, मोहम्मद गोरी कौन था और मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के बीच में क्या रिलेशन था और महमूद गजनवी क्यों आया इंडिया में? तो देखिए, आप लोगों ने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए उन्होंने सोमनाथ का टेम्पल, क्योंकि जो भारत के जो मंदिर थे उस टाइम पे वो इतने रिच थे, इतने वेल्दी थे कि वो जो आक्रमण करता थे उनको इजिली अट्रैक्ट कर लेते थे। उन्हें लगता था कि भाई अगर हम लोग इन वेल्थ को प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग अपने क्षेत्र में इजिली हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि ये लोग जहां से आए हैं, तुर्क से आए हैं, अफगान से आए हैं, तो वहां पर जीना अपने आप में एक कठिन चुनौती है। वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एक तो बिल्कुल हार्श कंडीशन है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, खेती कुछ होती नहीं है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है, यहाँ पर वेल्दी है, लोगों के पास पैसा था उस टाइम पे, लोग अच्छा व्यापार कर रहे थे, अरब के साथ, विदेशों के साथ व्यापार करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो ये चीजें थी। तो महमूद गजनवी को इसी चीज ने अट्रैक्ट किया और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसने जो सबसे बड़ा काम किया, जो सबसे बड़ी लूट की, वो थी सोमनाथ टेम्पल में। सोमनाथ टेम्पल
भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको पहले सोने से बनाया गया था, सोने से बनाया गया, फिर जब इसको आक्रमण किया गया फिर वो लकड़ी से बना, फिर वो एंड में पत्थर से बना, और आज भी वो करंटली आपका इससे ही बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी जब इंडिया में आया, उसने जब आक्रमण किया तो गुजरात साइड में आक्रमण किया, उसके बाद वो फिर वापस लौट गया अपने इलाके में, और अपने पीछे किसको एज अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर छोड़ के गया? सर मोहम्मद गोरी को छोड़ के गया। तो गोरी को हम ये क्रेडिट दे सकते हैं कि भारत में अगर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की तो मोहम्मद गोरी ने की। अब मोहम्मद गोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मोहम्मद गोरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग अपनी लाइफ में जब कुछ स्ट्रगल करते हैं, कुछ बड़ा अचीव करने की हम लोग जब कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एफर्ट लगाते हैं दिल से, 2 एफर्ट लगाते हैं दिल से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर हार जाते हैं, थक जाते हैं, हमें महसूस होता है कि शायद हमारा लाइफ इस चीज के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन मोहम्मद गोरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक बार पानीपत, जो एक बार करनाल में जो तराइन क्षेत्र है वहां की लड़ाई हारने के बाद, और वो भी किससे, आपके पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद वो वापिस आया, दूसरी लड़ाई लड़ी, उसमें जीत हासिल की, फिर कन्नौज गया, कन्नौज में उसने वहां के राजा को हराया, और इस तरह से उसने पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमाया। तो उस व्यक्ति की कहानी है मोहम्मद गोरी, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद गोरी। तो फर्स्ट बैटल की बात करते हैं। जब मोहम्मद गोरी एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा था, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो चुनौती थी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की क्यों? क्योंकि ये लोग दिल्ली पे रूल करते थे, ये राजपूत थे और ये दिल्ली के ऊपर शासन करते थे। अब मोहम्मद गोरी को पता है कि दिल्ली से ही पूरा जो इंडिया, पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उसका प्रशासन दिल्ली से ही चलता है। अगर मैं दिल्ली के ऊपर रूल करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली एक रूलर कहलाऊंगा। ठीक है, तो उसने प्रयास किया दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने का, और पहली लड़ाई हुई इनकी हरियाणा के करनाल जिले में, एक स्थान है तराइन, तराइन का एक क्षेत्र है, वहां पर लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। अब देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है जो आपको लगता है कि मेरे को आते हैं, लेकिन जब आप वर्डों में बात करते हैं तो शायद आप उतने वर्डों में उसका आंसर नहीं दे पाते। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा, यूपीएससी ने पूछा कि पानीपत की 3 लड़ाइयां, पानीपत की जो 3 लड़ाइयां हुई फेमस, इसके अलावा दिल्ली पर प्रभुत्व की लड़ाइयां हमेशा पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही क्यों हुई? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपकी जनरल थॉट के ऊपर है, आपने कैसे चीजों को समझा है। और देखिए हिस्ट्री डेट के बारे में नहीं बताता है, हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है कि डेट कब क्या हुई कब क्या हुई, लेकिन हिस्ट्री अगर किसी चीज के बारे में बताता है वो है एक घटनाएं, एक सीक्वेंसेस ऑफ पीरियड्स, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके घटनाएं घटती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग होती है। ठीक है, तो इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इतिहास को ऐसे पढ़ना चाहिए जो आप पास्ट से रिलेट करके वर्तमान में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सको। तो फर्स्ट बैटल हुई तराइन में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इजिली हरा दिया। मोहम्मद गोरी को वापस लौटना पड़ा अफगान, लेकिन मोहम्मद गोरी भी जिद्दी आदमी था। उसने ठान लिया था कि मैं जब तक राजा नहीं बन जाता, मैं जब तक सुल्तान नहीं बन जाता, दिल्ली के शासन पर नहीं बैठ जाता, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं चीज को। आप लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग सुना होगा ना उस मूवी में, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी फेज में उनकी सेकंड बैटल हुई। तो सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली चीजें की और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की फर्स्ट जब बैटल जीत गया तो उनकी ये गलती थी कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा जाने दिया, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये हमारे अंदर ही है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जब अफगान साइड के जो तुर्की लोग थे, जो ये लोग हमारे यहाँ पर आए भारत में, तो इनके अंदर ये दया भावना नहीं थी। इनका सिंपल था या तो मरो या मारो। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने माफ नहीं किया और इस तरह से भारत में आप देखिएगा कि मोहम्मद गोरी का शासन स्थापित हुआ। फिर मोहम्मद गोरी वापस लौट गया। वापस लौटने के क्रम में उसने अपने यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला मुस्लिम रूलर कहा जाता है। पहला मुस्लिम शासक अगर किसी को संज्ञा दी गई है तो वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया है ना, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया।
वो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो लाखों की संख्या में दान देता था। वो दिल का बड़ा अच्छा था कि वो गरीबों को मदद करता था, दान के मामले में अच्छा था, उसका हाथ खुला हुआ था, लोगों को दिल भर के दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद इल्तुतमिश एक बदायूं एक जगह है, वहां का ये गवर्नर था, है ना, और इसका दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को अपने जगह पर बैठने के लिए इनवाइट किया। इल्तुतमिश बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था और अपने समय से आगे की सोच रखता था, और उसने प्रशासन में जो सुधार किए वो हम लोग आगे देखेंगे। जो सुधार किए वो सुधार आने वाले राजाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहे। उन्होंने इतने अल्टीमेट काम किए इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो चीज बनाई वो थी ग्रुप ऑफ 40। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी तुर्केन ए चहलगामी। आज के टाइम में आप पीएम के साथ कैबिनेट मिनिस्टर देखते हो या नहीं? कैबिनेट मिनिस्टर, एक पीएम है, उसके आसपास आपको मिनिस्टर दिखेंगे बहुत सारे। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ 40 जैसा ही तो संरचना है। देखिए इतिहास आज भी इंप्लीमेंट हो रखा है, आज भी वर्तमान में हम अपने हिस्ट्री को ही जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने चीजें ली हैं, वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट की हैं चीजें। तो ये जो 40 ग्रुप था व्यक्तियों का, ये क्या थे? ये काफी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, और ये क्या करते थे? ये सुल्तान का जो डेली का प्रशासन है ना, उसको चलाने में उसकी हेल्प करते थे। अब जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो इल्तुतमिश के बाद इस ग्रुप ने, जो ये 40 लोगों का ग्रुप था, इनके बीच में एक पावर टसल चला। पावर टसल का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में एक ये चला कि भाई मैं अपने बंदे को गद्दी पे बिठाऊंगा या मैं अपने व्यक्ति को गद्दी पे बिठाऊंगा। तो ये होड़ मच गई, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, है ना, राजा के साथ रहते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके पास पैसा बहुत था। इसके बाद क्या होता है, लेकिन इल्तुतमिश के सामने जो दिक्कत थी उसका, जो इल्तुतमिश को ये पता था कि मेरे जो दोनों बेटे हैं ना वो निकम्मे हैं, नालायक है। उसको पता था कि इनसे तो शासन संभलने से रहा, जैसे गैंगोबासेपुर में कहता है कि बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा, ये इल्तुतमिश को पता था, और अपने बच्चों के बारे में उसकी राय थी कि बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा। हाँ, उसको भरोसा था कि अगर कोई इस प्रशासन को चला सकता है तो वो है मेरी बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इल्तुतमिश के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि उन्होंने समाज में, उन्होंने देश के लिए, उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंट काम किए। तो सबसे पहले बात, उन्होंने एक लैंड सिस्टम चलाया, इक्ता का। उन्होंने आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और एक करेंसी सिस्टम भी चलाया। इक्ताज क्या होती है? देखिए उस टाइम पे क्या था, एक बड़ी आर्मी रखना नेसेसिटी थी, जरूरत इन द सेंस, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण का जो डर था वो बना रहता था। तो एक बड़ी आर्मी रखनी है, लेकिन राजा के पास भी एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी है, उसके पास पैसा इतना अल्टीमेट तो नहीं है कि भाई अनलिमिटेड तो नहीं है कि वो कितना भी खर्च करे पैसा खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे में उसने क्या किया, उसने लेफ्टिनेंट कमांडर एक एरिया का बनाया, ठीक है, जैसे ये ए एरिया है, इसका ये लेफ्टिनेंट कमांडर है, मान लो राम नाम का, लेफ्टिनेंट कमांडर को बनाया और उसको बोल दिया कि इस लैंड पे जो कुछ भी यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आप अपनी सैलरी के तौर पर रखो और इसका कुछ पार्ट आप राजा को एज ए टैक्स के तौर पर पे कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हुई। तो उन्होंने एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अपने प्रशासन को चलाने के लिए इक्ताज व्यवस्था को चलाया। सेकंड बात जो उन्होंने अल्टीमेट काम किया वो था सिल्वर के रुपए चलाए, जिसको टका बोला गया, और कॉपर के आपके जीतल नाम दिया गया। इसके बाद जब इल्तुतमिश की डेथ होगी तो आम जनता के सामने ये चुनौती थी कि जो उस टाइम पे गद्दी पे बैठे थे, मोहम्मद नाम का जो लड़का था उनका, इल्तुतमिश का, वो नाकारा था, निकम्मा था, उसके बस की शासन चलाना नहीं था। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जनता ने किसी को शासक बनाया, जनता ने शासक बनाया था रजिया सुल्तान को। क्योंकि जो नोबल थे, जो 40 जो ये ग्रुप था, ये कभी भी एग्री नहीं था कि एक औरत गद्दी के ऊपर बैठे और वो औरत हमारे ऊपर शासन करे। और ये आज भी है, ये आज भी आम व्यक्ति की जो कंडीशन है, वो आज भी मेंटलिटी जो स्टेज है वो आज भी ऐसी है कि वो औरत को रूरल के तौर पर नहीं देख सकते, उनको पसंद नहीं है कि कोई औरत उनके ऊपर राज करे। तो ये मेंटलिटी पहले भी थी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के रजिया सुल्तान को कैथल में
उनके ऊपर आक्रमण करवाया और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद बात करते हैं तो रजिया सुल्तान को हालांकि कुछ ज्यादा करने को मिला नहीं, क्योंकि 3-4 साल ही उन्होंने शासन किया और इतना टाइम तो समझने में लग जाता है कि प्रशासन चलता कैसे है। तो इन्हीं नोबल का सपोर्ट करके एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा रजिया सुल्तान के बाद, जिसका नाम था बलबन। लेकिन बलबन को यह पता था कि सर ये जो 40 व्यक्ति है ना, ये बड़े लालची हैं, ये मेरे को आराम से शासन नहीं करने देंगे। तो उसने सबसे पहला काम गद्दी पर बैठते ही जो किया, उसने किया कि 40 लोगों की जो शक्ति है ना, ये जो ग्रुप है, इसको डिसॉल्व कर दिया। बोले कि अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को मतलब ही नहीं है कि 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, मैं अकेला हूं और मैं ही ये पूरी जो पावर है मैं अपने पास ही रखूंगा। तो शासन अब मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। और सेकंड, उन्होंने जो थ्योरी चलाई, थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब क्या होता है कि राजा जो है वो सीधे सीधे ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का, खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है राजा, और राजा के बाद जो राजा बनेगा वो उसका लड़का ही बनेगा। तो ये थी थ्योरी ऑफ किंगशिप। ही आल्सो इंस्टीट ऑन द सेरेमनी ऑफ सिजदा। उन्होंने अपने दरबार में लोगों को दिखाने के लिए कि राजा कितना महान होता है, सिजदा आप लोगों ने देखा होगा ना, झुक के सलाम करते हैं। और पैबोस का मतलब राजा के पैरों को चूमना। तो ये जो प्रक्रियाएं थी ये बलबन ने अपने दरबार में चलाई। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये मेंटली गेम था कि उनको ये सुपीरियरिटी दिखाना, उनको अपने बारे में बताना कि बलबन कि मैं क्या हूं। जो 40 जो व्यक्ति थे जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, तो बलबन ने उनको बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं हूं राजा और मेरी ही चलेगी। इसके बाद बात आती है जलालुद्दीन खिलजी की। बलबन की डेथ होने के बाद कोई ऐसा शासक रहा नहीं जिसके बारे में चर्चा की जा सके। उसके बाद नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी, लेकिन ये क्या था, ये 70 साल की एज में गद्दी पर बैठा। 70 ईयर्स में अगर आप राजा बन रहे हो तो ना तो देखो आपके पास पावर है, ना ही आपके पास सोचने समझने की वो क्षमता है, और ना ही वो एनर्जी है। क्योंकि शासन जो चलता ना, वो चलता राजा की सोच समझ से और उसकी एनर्जी से, उसकी ऊर्जा से। आप लोग देखिए, आप लोग किसी को अगर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या आप कभी किसी ऊर्जाहीन व्यक्ति को फॉलो करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप हमेशा एक यंग आदमी को, आप हमेशा एक एनर्जेटिक पर्सन को। मोदी जी को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि लोग उनकी एनर्जी के कायल है। 17 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं वो आप लोग खुद डिसाइड कर लो, बट उसमें लगता है कि हाँ ये एनर्जीफुल इंसान है। जलालुद्दीन ने पहला जो काम किया वो किया कि जो नोबल थे उनका प्यार जीतने की कोशिश की, उनकी वफादारी जीतने की कोशिश की। उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी गई, बड़े बड़े लैंड दिए गए कि भाई ये आपके अंडर में है, आप इंजॉय लो, लेकिन बस मेरे को सपोर्ट करते रहो, मेरे खिलाफ कुछ भी आप लोग षड्यंत्र मत रचना। लेकिन इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मूवी आपने देख रखी है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मूवी और किताबों में बड़ा डिफरेंस होता है। वो मैं आपको अभी पता लग जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, हमेशा आप लोगों ने नेगेटिव बातें ही सुनी होंगी। अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चा करो, तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, और यूपीएससी ऐसे ही पॉइंटों पर क्वेश्चन बनाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब शासन किया तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जब शासन किया तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सारी पॉलिसीज को पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं राजा और मैं जो चाहूंगा वही होगा, और अगर किसी ने मेरे नियमों का उल्लंघन किया तो आपको सीधे सीधे सजाए मौत मिलेगी, और मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, अब अलाउद्दीन के सामने भी कहीं ना कहीं मंगोलों के आक्रमण की एक चुनौती थी, क्योंकि मंगोल लगभग 200 से 300 सालों तक मंगोल भारत के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे। एक राजा गया, दूसरा राजा आया, तो लेकिन सबका मकसद था कि भारत में जाओ, वहां से पैसा लूट के लाओ। मंगोल इन्वेजन का बस यही मतलब था। तो इसके लिए अलाउद्दीन के सामने क्या था चुनौती, कि मेरे को एक बहुत बड़ी सेना रखनी है, लेकिन सेना तो आपको रखनी है बट आपके पास पैसा तो इतना नहीं है। अब सैनिकों को आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मार्केट कंट्रोल का सिस्टम अपनाया, जो आज भी इंडिया में लागू है। अब आप सोचोगे लागू कैसे है? कैंटीन के तौर पर। आर्मीज की कैंटीन आपने सुनी है, नहीं देखी है? आप लोग गए भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि वहां पर सस्ता सामान मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार्केट को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। 3 पोर्शन में डिवाइड किया,
पहला पोर्शन क्या था, जहां पर आपके खाने पीने की रोजमर्रा की सामान मिलता था, दूसरा पोर्शन कपड़े का, और तीसरा पोर्शन था आपका घोड़े का। और यहां पर जो है रेट फिक्स कर दिए कि भाई इतने रेट फिक्स है, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो उसने क्या किया, जो सैनिक थे उनकी सैलरी को कम रखा, लेकिन उनके लिए चीजें सस्ती प्रोवाइड करा दी। ठीक, और यही आज भी आर्मी के साथ ये क्या है, आर्मी के साथ भी तो यही सिस्टम है ना, कि भाई उन्होंने, उनको सैलरी तो कम मिलती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उनको कैंटीन से जो सामान मिलता है वो कम दरों पर मिल जाता है मार्केट प्राइस से, इसलिए वो खुश रहते हैं। और भारत इतनी बड़ी आर्मी को भी हैंडल कर पा रहा है। अब अलाउद्दीन ने जो मार्केट रिफॉर्म किए उसका काफी बेनिफिट हुआ, तो उसका जो एरिया था वो काफी स्ट्रांग हुआ, उसका जो साम्राज्य था वो काफी मजबूत हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन ने जो इंपॉर्टेंट काम किए, जो कैंपेन किए, वो थे 3 कैंपेन, 3 आक्रमण। पहला गुजरात के ऊपर, दूसरा रणथंभौर के ऊपर, और तीसरा चित्तौड़ के ऊपर। तो गुजरात के ऊपर उसका आक्रमण करने का क्या कारण था, वेल्थ, पैसा, क्योंकि गुजरात में बहुत पैसा था। वहां पर आक्रमण किया और वहां से एक व्यक्ति को अपने साथ लाया, मलिक काफूर को। ये आगे जाकर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होने वाला है। मलिक काफूर को अपने साथ लाया। उसके बाद उसने आक्रमण किया रणथंभौर में। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने की वजह क्या थी, वो थी कि 2 मंगोल जो गुप्तचर थे वो भागकर रणथंभौर में उन्होंने ग्रहण ले ली थी, शरण ले ली थी। तो इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। और थर्ड वन है चित्तौड़, जिसकी कहानी आप लोगों ने पद्मावत मूवी में देखी। लेकिन बात यह है कि देखो, पद्मावत जो मूवी है, पद्मावत के ऊपर ये इल्जाम लगता है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कि उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, लेकिन फैक्ट इससे मैच नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि जो ये पद्मावत स्टोरी है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के 200 साल बाद लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये पुस्तक लिखी पद्मावत, ये 200 साल बाद की स्टोरी है अलाउद्दीन खिलजी के। तो आप 200 साल बाद तो कुछ भी बना के लिख सकते हो, उसके बारे में ना जाने कितनी किंवदंतियां फैल गई होंगी, कितनी स्टोरी फैल गई, कितने रूमर फैल गए होंगे, तो उसमें क्या फैक्ट का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कह नहीं सकते कि हम लोग कि चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण किया गया था वो पद्मावती के लिए किया गया था। ये मुझे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, बाकी अलग बात है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्बिशन था कि अपने राज्य का विस्तार करना है, वो केवल नॉर्थ तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी साउथ के ऊपर नजर नहीं डाली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण के ऊपर अभियान करने का स्टार्टिंग की। और उसने दक्षिण के अभियान के लिए किसको भेजा, मलिक काफूर को भेजा। और मलिक काफूर जब वापस आया वहां से, मलिक काफूर जब लौट के आया तो अपने साथ क्या लाया, आप लोग यकीन करोगे कि उस टाइम पर वो अपने साथ 4000 घोड़े, 12,000 सोने की मुद्राएं, ना जाने कितने दास अपने साथ लाया। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये लगा कि भाई वाकई में साउथ में तो इतना सारा पैसा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है, जो खिलजी डायनेस्टी, वो केवल 4 वर्ष तक ही चली, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक आए वो इतने कैपेबल नहीं थे। उन्हीं का फायदा उठाकर एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ जिसका नाम दिया गया तुगलक डायनेस्टी। और इसकी स्टार्टिंग किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब गयासुद्दीन तुगलक और इनके जो लड़के थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी कुछ खास ट्यूनिंग जमती नहीं थी। इनकी आपस में कुछ ना कुछ तू मैं होती रहती थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह है दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो एक बार गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर फतेह करके दिल्ली की तरफ जब वापिस आ रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने रास्ते में टेंट वगैरह लगवाए उनके स्वागत के लिए, और एक मंच बनाया। मंच पर जब चढ़ा गयासुद्दीन तुगलक, तो वो इतना कमजोर था कि उसकी गिरने से ही उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। तो इसी संदर्भ में जब निजामुद्दीन औलिया ने एक बार बात कही थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि मेरे पिताजी तो अब बंगाल से आक्रमण को जीतकर वापस आ रहे हैं, तो अब तो वो मेरे को राजा नहीं बनने देंगे। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हंज दिल्ली दूर सी,
कि अभी दिल्ली दूर है, तो तू चिंता मत कर कि रास्ते में कुछ ना कुछ प्रबंध कर देंगे उनका। और वैसा ही हुआ। तो ये जो दिल्ली दूर का जो डायलॉग है ना, दिल्ली दूर का मतलब क्या है, अभी मार्ग में चुनौतियां बाकी हैं, ये वहां से आया है। निजामुद्दीन औलिया ने इसको क्रिएट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये पागल था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट था, अपने समय से आगे की स्कीमें चला गया, शायद लोगों को इसलिए समझ में नहीं आई। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कलाकार अपने समय से आगे का काम कर देते हैं। जैसे जोकर जब मूवी आई थी राजकुमार जी की, तो राज कपूर जी की, तो जोकर जो मूवी थी वो उस टाइम की सबसे बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन वो मूवी सबसे महंगी थी। और आज के टाइम में वो सबसे बड़ी हिट है। और रशिया में तो इवन आज भी वो सिनेमा हॉलों में आप देख सकते हो, रशिया में तो बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है जोकर मूवी का। तो वो क्या थी, वो समय से पहले की मूवी बना दी थी, लोगों को समझ में नहीं, उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, उसने जो पॉलिसी चलाई वो लोगों को समझ में नहीं आई, ठीक है, इसलिए उसको पागल राजा घोषित किया गया। उसकी कुछ नीतियां थी, आप लोग देखिए। सबसे पहले उसने क्या कहा कि मैं कैपिटल को दिल्ली से देवघर या दौलताबाद शिफ्ट करूंगा। अब दौलताबाद ही क्यों शिफ्ट करूंगा, क्योंकि उसके मत था कि एक तो ये मिडल में पड़ता है पूरे भारत के, यहां से मैं इजिली शासन कर सकता हूं। सेकंड वन, ये मंगोलों के आक्रमण से दूर है, बहुत दूर है, मंगोलों से दूर है। और थर्ड वन, यहां पर पैसा भी है। तो ये कुछ रीजन रहे होंगे, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या था, लेकिन ये कुछ रीजन रहे होंगे जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। बट ये बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन था, ड्रास्टिक डिसीजन था सर। कैसे? क्योंकि दिल्ली से जो देवगिरी का जो सफर था वो इतना मुश्किल था। उस टाइम पे कोई मेट्रो या कुछ ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, ना कोई ऑटो था, ना कोई ट्रक था, तो पैदल ही जाना था। तो उसने आवाम को बोला कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और जो नोबल थे इसके पास आसपास जो विद्वान लोग रहते थे, उनको बोला कि हम लोग नई राजधानी बनाएंगे, चलो दौलताबाद। तो सर इसके जाने के क्रम में ही कई हजार लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो वहां का जो क्लाइमेट है वो इनको पसंद नहीं आया। आधे से ज्यादा बीमार हो गए, आधे से ज्यादा को रोग हो गए। तो उनको लगा कि यार ये तो सफल नहीं हुआ प्रयास। तो उन्होंने कहा कि चलो वापिस, फिर ऐसी भी क्या बात है, बोरा बिस्तर बांधा और वापिस चल पड़े। तो वापिस चलने के क्रम में भी कई हजार लोगों की डेथ हो गई। तो ये रीजन था जिसको कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल शासक था, क्योंकि वो फैसले लेने से पहले सोचता नहीं था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो भी पाएगा या नहीं। सेकंड, उसका जो ड्रास्टिक एक डिसीजन था वो था टोकन मनी का। टोकन मनी का मतलब क्या होता है कि पहले चांदी की सिक्के चलते थे, लेकिन क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड जो है चांदी की कमी होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया मोहम्मद बिन तुगलक की कि भाई आप एक काम करो, कॉपर के, पीतल के सिक्के बना लो। अब लोग भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने घर पे ही बनाने स्टार्ट कर दिए पीतल, क्योंकि पीतल इजिली प्रोवाइड था। अब इससे क्या हुआ, मार्केट में फ्लो आ गया पैसे का और चीजों के रेट एकाएक इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोगों के बीच मारकाट छिड़ गई। तो ये डिसीजन भी फेल हुआ। थर्ड वन, दीवाने को ही, ये बेस्ट था, ये अच्छा है, इसके रिजल्ट आए। दीवाने को ही एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, किसके लिए? एग्रीकल्चर के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए। और आज भी जो भारत सरकार का कृषि विभाग है ये किससे प्रेरित है? ये इस दीवाने को ही से तो प्रेरित है। तो देखिए हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होती है, इतिहास आपका हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे भले ही आप वर्तमान में 400 साल आगे सोच लो, लेकिन हिस्ट्री आपके साथ रहेगी। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई, उसके बाद जो शासक बना वो उसका भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बस एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पहला शासक था जिसने भारत में जजिया टैक्स लगाया। जजिया टैक्स मतलब नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था, नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था वो जजिया टैक्स होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उस टाइम पे ये जो जजिया टैक्स था ना, इसमें कम्युनल कोई भी प्रकार का धार्मिक रंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो जजिया टैक्स था ये उन लोगों से लिया जाता था जो वेल्दी थे, जो अमीर थे, जो इसको दे सकते थे। गरीब जनता से जजिया टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब ने इसको परमानेंट लगा दिया और उसमें क्या धार्मिक रंग शामिल हो गया कि अमीर हो गरीब हो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने और इक्वल अमाउंट में ही लगाया।
जजिया वालों को भी इतना ही देना है, गैर जजिया वालों को भी इतना ही देना। लेकिन औरंगजेब ने इसको बदल दिया कि भाई मुस्लिमों को कम देना है और जो नॉन मुस्लिम है उनको ज्यादा देना है। इसके बाद तैमूर का हमला हुआ 1398 में, और इस तरीके से जो सल्तनत थी वो कमजोर पड़ गई, और अब जो सल्तनत था, जो सल्तनत रूल था, वो केवल और केवल नॉर्थ इंडिया की एक छोटी सी टेरिटरी के तौर पर बनकर रह गया था। आर्मी को हराने के बाद तैमूर ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर अपॉइंट किया, उसका नाम था खिजर खान। खिजर खान को यहां पर अपॉइंट किया। सोनीपत, हरियाणा का सोनीपत एक वो है, शहर है, वहां पर खिजर खान का मकबरा आज भी है, खिजर का मकबरा जिसको बोला जाता है। उसके बाद खिजर खान ने क्या किया, सुल्तान दौलत खान को हराया और उसके बाद दिल्ली पर शासन किया, और दिल्ली पे क्या किसकी स्थापना की, सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद खिजर खान सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। उनके बाद जो भी शासक हुए वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, और खिजर खान के बाद मुबारक शाह और मोहम्मद शाह जैसे शासकों ने रूल किया, बट वो इतने सफल नहीं हो पाए थे। इन्हीं कमियों के चलते एक नया नोबल का मतलब जो राजा को सलाह देते, एक नया नोबल उभर के आया जिसने समर्थन हासिल किया, किसका, जनता का समर्थन हासिल किया, और जो अपने पड़ोसी नोबल थे उनका समर्थन हासिल किया। उसका नाम था बहलोल लोधी, और उसने क्या किया, खुद को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान घोषित किया, और इस प्रकार से उसने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी। ये एक्चुअली क्या थे, ये अफगान रूलर थे। अफगान के मेन इनकी जो प्रजाति थी वो अफगान से ही आई थी, और लोधी वर द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ द सुल्तान पीरियड। सुल्तान पीरियड की सल्तनत काल की जो लास्ट रूलिंग फैमिली थी वो लोधी की ही थी। लोधी के बाद जो एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अच्छा काम किया वो काम किया, इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। मतलब ये नॉन मुस्लिम के प्रति इतने ज्यादा वायलेंट नहीं थे, इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जजिया को दोबारा लगाया, री इम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, री इम्पोज किया। फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उसके बाद आने के बाद जब फिरोज शाह तुगलक चले गए तो जो हमारा सैयद वंश है उन्होंने इसको हटा दिया जजिया को, लेकिन सिकंदर लोधी ने दोबारा जजिया कर लगाया। देखिए इसके कारण धार्मिक भी हो सकते हैं और प्रशासनिक भी हो सकते हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है उस टाइम राजा के पास पैसे की कमी थी, पैसे की कमी थी, तो पैसा कहां से आएगा, आम जनता के पास से आएगा। आम जनता से आप कैसे लोगे, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। आप अलग अलग टैक्स लगाओगे, जैसे अभी गवर्नमेंट क्या लगाती है, कभी ग्रेन टैक्स लगा दिया, कभी सेल टैक्स लगा दिया, कभी जीएसटी लगा दिया, तो ये भी टैक्स की डिफरेंट फॉर्म है। उस टाइम भी ये टैक्स की डिफरेंट फॉर्म ही थी, बस और कुछ भी नहीं था। लेकिन औरंगजेब के टाइम में इसमें धर्म को शामिल करके इसका एक पोलराइजेशन कर दिया गया कि हिंदुओं के ऊपर है और मुसलमानों के ऊपर है। सिकंदर लोधी की डेथ के बाद आपका इब्राहिम लोधी शासन पर बैठा, इब्राहिम लोधी शासन पर बैठा, और शासन पर बैठने के बाद उसके सामना हुआ 1526 ईस्वी में एक व्यक्ति आया बाबर नाम का, एक व्यक्ति आया बाबर नाम का, जिसको बुलाया गया, वो खुद नहीं आया, जिसको बुलाया गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने भी इनविटेशन भेजा था बाबर के पास कि आप आइए और दिल्ली सल्तनत में जो इब्राहिम लोधी है उसको हराइए। लेकिन बाद में क्या होता कि ये जो सत्ता का युद्ध होता वो ऐसे ही चलता, इसमें कोई सगे संबंधी, कोई भाईचारा, कोई दोस्त नहीं होता। सब गेम होता है कि शासन का गेम है, जिसके हाथ में पावर होगी वो अपनी पावर दिखाएगा। तो अंत में जाकर आप लोग देखोगे कि राणा सांगा और बाबर के बीच में भी चंदेरी का युद्ध होता है। तो एक वैसा व्यक्ति जिसने बाबर को बुलाया वही फिर उसके साथ फाइट करेगा। तो 1526 ईस्वी में पानीपत में बैटल हुई, और पानीपत की बैटल में इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। किससे? बाबर से। और बड़े अचंभे की बात है कि उस टाइम पर इब्राहिम लोधी के पास जो सैनिकों की संख्या थी वो 1 लाख थी, और जबकि आपका बाबर के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? कुल 12,000। देख रहे हो, कहां 12,000 कहां 1 लाख सैनिक। इसके बावजूद भी 12,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को हरा दिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। इसका रीजन ये था कि पहली बार भारत में तोपों का यूज हुआ, तोप जिससे बम निकलता, तोपों का यूज हुआ। किसने किया था? ये श्रेय दिया जाता बाबर को। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पीटी में पूछ रखा है,
ठीक है। तो देखो यूपीएससी कितना जनरल क्वेश्चन पूछ रही है, इसको लेकर बच्चे इतना हाई तौबा मचा देते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। सर ये बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाना चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि बाबर जो 12,000 सैनिक लेके आया और उसने 1 लाख जितनी बड़ी संख्या वाली सेना को हरा दिया, तो कुछ तो अलग किया होगा उसने। तो उसने अलग किया था, तोपों का यूज किया था। तो यहां पर देखिए एंडिंग में इतना ही है कि द सल्तनत ऑफ दिल्ली विच हैड इट्स बर्थ ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द तराइन इन 1192 breathed its last in AD 1526 a few miles away on the battlefield of the पानीपत। तो सल्तनत काल जिसकी स्थापना आपकी करनाल तराइन के पहले युद्ध, सेकंड युद्ध 1192 में से हुई, उसका अंत कहां पर हुआ? पानीपत में 1526 में। तो दोनों ही आसपास प्लेस है और दोनों का शुरुआत भी जंग से होती है और खत्म भी जंग से ही होता है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पानीपत में ही ये सारे साम्राज्य के लिए युद्ध क्यों हुए, क्योंकि देखो एक तो प्लेन ग्राउंड है, एक तो प्लेन ग्राउंड है, ठीक है। सेकंड बात क्या है? वाटर की अवेलेबिलिटी है, यमुना बहती है किनारे से, यमुना बहती है तो इजीली पानी की कोई समस्या नहीं है। तीसरा ग्रीन बेल्ट है, खाने पीने के जो प्रोडक्ट है उनकी भी कमी नहीं थी। फोर्थ क्या था? जो भी आक्रमणकारी आते थे वो कंधार साइड से आते थे और कंधार के बाद पंजाब में एंटर होकर, पंजाब के बाद वो हरियाणा में एंटर होकर हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दिल्ली में आने से पहले उनको सीमा से बाहर ही रोकोगे। और पानीपत दिल्ली से कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, लगभग कितना है 70 to 80 किलोमीटर ही है। तो इतनी दूर तो पहले ही रोक लिया जाता था ना दूसरी सेना को। इसलिए पानीपत में ही साम्राज्य के लिए जो बड़ी लड़ाइयां थी वो पानीपत में ही हुए, क्योंकि वो एक सुटेबल प्लेस था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये जो सेशन है ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको मजा आया होगा, आपको पढ़ के ये लगा होगा कि हमने इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में हमने समझा है। इसी तरीके से हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अब बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।